हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th सोशल स्टडीज़ चैप्टर 14 जिसका नाम है पॉपुलेशन आर ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। तो हमने अभी सोशल स्टडीज़ का सीरीज़ स्टार्ट किया है, 1-2 चैप्टर्स कर चुके हैं और अब हम 14 चैप्टर पे आ चुके हैं। अगर आप लोग साथ दें हमारा तो हम ये पूरा सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन आर ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। पढ़ते हैं हम इसको। मैं क्या करूँगी, आपको पढ़ूँगी और जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगेगा समझाना वहाँ पे मैं समझाऊँगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है सारे चैप्टर्स के अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, द पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इनहैबिटिंग अ स्पेसिफाइड एरिया और टेरिटरी। किसी भी एरिया में टोटल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, वहाँ की। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ द कंट्री आर काइंड ऑफ रिसोर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस एंड डेवलप वेरियस फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज टू मेक देयर लाइव्स कंफर्टेबल। पीपल जो कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वो एक तरह के रिसोर्स है। जो पीपल रहते हैं कंट्री में वो एक तरह के रिसोर्स की तरह काम आते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए और डेवलपमेंट और अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो सर्विसेज करते हैं एंड वो प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक दूसरे पे सारे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है, दीज फैसिलिटीज़ इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ट्रांसफ़र फॉर इरिगेशन एंड अदर्स। अलग अलग तरह के काम हैं जो कि ये फैसिलिटीज़ जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, और इस तरीके से वो एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विदाउट ह्यूमंस अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। कितनी भी, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कितनी भी मशीनें आप लगा लो, फॉर एग्जांपल कोई किसी ने एक अपना कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक है, अपना एक काम स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत सारी मशीनें लगाई हैं, पर कैसा हो जब उसमें काम करने वाला एक भी आदमी ना हो, क्या उनका काम चलेगा? नहीं। हो सकता है कि मशीनों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो और इंसान कम हो, लेकिन बिना इंसान के ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल विच इज़ determined by the census may be a liability, but the qualitative population becomes a human capital of a resource of a country। कहते हैं कि जब हमें पीपल के बारे में कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं कंट्री में, उसके लिए सेंसस होता है। सेंसस मतलब कि जनगणना होता है, जनगणना होती है, उसमें हमें ये पता चलता है कि किस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, और कोविड में होना था बट किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो कोविड के कारणवश नहीं हो पाया है। बट अब देखो कब हो रहा है, लेकिन अब तक लास्ट जो सेंसस हुआ है वो हमारे देश में 2011 में हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे नंबर ऑफ पीपल विच इज डिटरमाइंड बाय द सेंसस, कितने सारे लोग हैं, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? सेंसस के हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं। मे बी अ लाइबिलिटी, हो सकता है कि किसी कंट्री के लिए उसकी जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी बन जाए, बट अगर क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है, मतलब कि वो ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि हेल्दी हैं, जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, और वो भारत के या फिर किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, वो उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है, वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, तो इस तरीके के जो पीपल है वो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पीपल जो है ह्यूमंस, जो कंट्री के लिए ऐसे ह्यूमंस कैपिटल बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी नहीं बनते हैं, एसेट बन जाते हैं, ठीक है। एसेट मतलब कि उनके कैपिटल जो होता है ना वो एसेट के अंदर आता है। नेक्स्ट है, द कंट्री हैज़ टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड
न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल, देयर एजुकेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? फॉर हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा डाइट मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले। आपने देखा होगा बच्चों के लिए कुछ मतलब स्कूल्स में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब में खाने की व्यवस्था कराई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे लोग हैं जिनके लिए राशन वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्वालिटी, जिससे कि वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें, ठीक है। एजुकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है पीपल एज अ ह्यूमन रिसोर्स कैन बोथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट। कहते हैं कि पीपल जो है वो एक डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है, ठीक है। किस किस तरह से वो उसमें भाग ले सकते हैं और किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो डेवलपमेंट के लिए एक पार्टिसिपेंट हो सकते हैं कि हाँ मैं एक इंसान हूँ और मुझे डेवलप किया जाएगा, तो मैं एक पार्टिसिपेंट हो गई। और ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि एक मैं इंसान हूँ और मैं डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का साथ दे रही हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गई। तो एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह भी एंड एक पार्टिसिपेंट की तरह भी डेवलपमेंट में काम आ सकता है। तो हमारा जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स मेकिंग पॉपुलेशन अ ह्यूमन रिसोर्स। तो इसका हम देखते हैं, इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसका पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या दे रखा है? दे आर, इसका फर्स्ट पॉइंट है they are not evenly spread everywhere in the world and their number keeps on changing। आगे और पढ़ते हैं। The spread of population over an area may be in a state or the entire country is known as the distribution of population। population का distribution करना है कि किस तरीके से बांटना है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है कि ऐसा भी है, तो हम कभी कभी आपने याद किया होगा या फिर सुना होगा कि जैसे कि हमारी कंट्री है, कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। फिर आपने सुना होगा कि कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज उसका पॉपुलेशन कितना है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। नेक्स्ट है द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ऑफ दीज 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। देखो कहते हैं कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 10 ऐसे कंट्री है जिनकी टॉप 10 में रैंकिंग आती है, ठीक है। और ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 60% है, वो 60% है। पूरे धरती पे जितने भी लोग रहते हैं उसका 60% इस टॉप 10 कंट्री में आते हैं, ठीक है। और दीज 10 कंट्रीज़ आर 6 लोकेटेड इन एशिया। और हम किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। और 10 में से 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो कि एशिया महादेश के पार्ट हैं। सोच के देखो, भारत इज़ ऑल्सो अ इन एशिया महादेश, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ईच डॉट इन द गिवन मैप रिप्रेजेंट 5 लाख पर्सन। अच्छा, तो एक आपके बुक में मैप दे रखा होगा, आपके बुक में NIOS की जो टेक्स्ट बुक है पॉपुलेशन, उसका चैप्टर निकालिए और उसमें देखिए। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये NIOS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे है। ये ना थोड़ा सा हो गया है ऐसा, मुझे इसको लेना नहीं चाहिए था। अगर लिया मैंने तो इसका मैप ज़रूर रखना था मुझे, पर मैं नहीं रख पाई, इसके लिए सॉरी। आप बुक से प्लीज़ देख लीजिएगा। तो एक मैप है, उस मैप में अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे डॉट दे रखे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यही एक डॉट है, ठीक है। तो एक डॉट का मतलब होता है, एक डॉट का मतलब है 5 लाख पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डॉट्स इन लेस इन सम स्टेट्स इवन द एरिया इन सब्सटेंशली लार्ज। इट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इन दीज स्टेट्स इन ईदर वाइडली स्प्रेड और मॉडरेटली स्प्रेड। देखो, जिस स्टेट में जो
डॉट है वो पास पास में है, तो इसका मतलब कि पास पास में है और ज़्यादा है, इसका मतलब उस स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और जिस स्टेट में वो जो डॉट है वो थोड़ा अलग अलग है और थोड़ा कम है, इसका मतलब उस स्टेट में थोड़े कम लोग रहते हैं, ठीक है। और उसकी पॉपुलेशन है, उस स्टेट की पॉपुलेशन थोड़ी कम है। नेक्स्ट है द अदर स्टेट द डॉट्स आर वेरी क्लोज टू अनदर, सो क्लोज दोज पार्ट्स इन द मैप लुक ऑलमोस्ट पेंटेड देम एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी डेंस। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेंट कर दिया गया है, ठीक है, डॉट भी नहीं दिख रहा, तो वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी है, ठीक है। अब हम हमारा इसी टॉपिक को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट ऑफ एन एरिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको रेफ़र करता है कि एक एरिया में कितने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ पीपल एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफाइंड एरिया। एक एरिया में कितने सारे लोग रहते हैं और वहाँ की जो ज़मीन है वो कितनी है, टोटल एरिया अपॉन में कर देंगे टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? किसी भी एरिया लीजिए, आप पता कर लीजिए कि उस एरिया में कितने लोग रहते हैं और ये पता कर लीजिए कि वो एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। तो जितने लोग हैं वो ऊपर लिख दीजिए और जितना एरिया है वो नीचे लिख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है इन 1901 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज लो। वो था 77% पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 77 लोग रहते थे, ठीक है। कब? 1901 में ये था, ठीक है। बट इज हैज़ स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 90% पर स्क्वायर किलोमीटर 90% पर स्क्वायर किलोमीटर 1931 में। देखो 1901 में इतना था, 30 साल बाद ये 1901 में था 77%, जो कि इंक्रीज़ होकर 1931 में 30 साल बाद 19% हो गया एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। और फिर 2001 में 325 लोग हो गए एक स्क्वायर किलोमीटर में 2001 में। देखो कितना बढ़ रहा है। एज़ पर 2001 सेंसस सेंसस में आपको बता दूँ कि 10 साल पे होता है। 2001 में हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ। एज़ पर 2001 सेंसस द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2001 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पे दे रखा है कि 1 किलोमीटर में पर स्क्वायर किलोमीटर में सब दिल्ली की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जो था 9,340 लोग, 9,340 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में। देखो कितना ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ की। बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ये था कितना? 7,900 पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे है अरुणाचल प्रदेश में, वही था। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोएस्ट डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी था 2001 के सेंसस के मुताबिक 13 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में, सबसे कम। अमंग द स्टेट्स वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग हैं एंड वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे से हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है? एक तो है फिजिकल फैक्टर, ये पहला फैक्टर है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। इसमें है द रिलीफ विच शोज द डिफरेंस इन
elevation and slopes between the higher and lower part of the land surface of a given area. ये क्या शो करता है कि डिफरेंस है कि फिजिकल फैक्टर का मतलब है कि वहाँ का जो ज़मीन है, एरिया है, वो कैसा है, लैंड कैसा है, ठीक है। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द गिवन एरिया, ठीक है। एलिवेशन एंड स्लोप मतलब कि ऊपर नीचे जो होता है उस तरीके से, विच डायरेक्टली, इस तरीके से मतलब कि इस तरीके से। नेक्स्ट है विच डायरेक्टली इफेक्ट्स द नेसेसिबिलिटी ऑफ द एरिया, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करती है किसी भी एरिया को, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं इस तरीके से चलेंगे सीधे रोड पे तो आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन वही अगर इस तरीके से हो, इतना ही दूर जाने में आपको बहुत चलना होगा। नेक्स्ट है ईजिली एसेसिबल एरियाज मोस्ट लाइकली टू बी इनहेबिटेड बाय पीपल। ऐसा एरिया जो ईजिली एसेसिबल है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। Thus, plains are densely populated and area of struggle relief like mountains and plateau are not। जैसे कि ऐसे एरिया जहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी प्लेन है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन होगा काफ़ी डेंस होगा। जबकि माउंटेन में एंड प्लेट्यू में ऊपर नीचे रहता है और वहाँ की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी होती है, तो इसलिए वहाँ पे कम पॉपुलेशन होता है, ठीक है, कम लोग रहते हैं। वी कैन सी द ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ रिलीफ बिटवीन प्लेन एंड हिली माउंटेनियस एरिया। तो अलग अलग इफेक्ट होता है प्लेन एंड हिली माउंटेन्स एरिया में, वहाँ के लोगों का रहन सहन बदल जाता है, ठीक है। और प्लेन में थोड़ा सा ईजी होता है, माउंटेन्स के बदल अगर देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर पे अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर पे फर्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में क्या दे रखा है, क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ रहे थे, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है फिजिकल फैक्टर एंड दूसरा है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में क्या है पढ़ते हैं, द क्लाइमेट कंडीशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो क्लाइमेट का मतलब है कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है, ठीक है, वहाँ का जो सम टोटल ऑफ मौसम है वो कैसा रहता है, वेदर, सम टोटल ऑफ वेदर जो है वो कैसा रहता है। तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। The favorable climate provides suitable living condition for human beings. Thus, the higher density of population is found in the area where the climate is favorable. Favorable मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा ठंडी भी ना हो, बारिश भी होती हो, जहाँ पे उपज करना आसान हो, ठीक है, सारे मौसम आते हो। ऐसे जो क्लाइमेट वाले एरिया में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। But area with harsh climate, area that are too hot, too cold, too dry or too wet are have lowest density of population। ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ पे, या फिर ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे एरिया में कम लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कम है। In India, the area of Rajasthan Valley in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh and Uttarakhand has a low density of population, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, ठीक है। अब दिल्ली का देख लो, दिल्ली में गर्मी भी पड़ती ही है, और मतलब अभी तो बर्दाश्त हो रहा है, पर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। और बारिश भी हो ही जाती है, इस साल तो बारिश भी हुई है, और ठंड भी पड़ती है, मतलब सारे ऐसे फेवरेबल है कि इंसान अच्छे से रह सकता है। तो अब हमारा क्लाइमेट हो गया है, अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा सोइल। तो सोइल कैसे इम्पोर्टेंट है, ये कैसे अफेक्ट करती है। ह्यूमन्स आर डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सोइल ऑफ एग्रीकल्चर। एरिया ऑफ फर्टाइल सोइल कैन सपोर्ट फॉर लार्ज पॉपुलेशन। ऐसे एरिया में, अब देखो, जहाँ की क्वालिटी ऑफ ऐसे एरिया में जहाँ का सोइल काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से हो सकता है, तो इस तरह के सोइल वाले में, इस तरह के फर्टाइल सोइल पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर करते हैं, अगर कुछ
ग्रो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. दैट इज़ वाई रीजन ऑफ फर्टाइल सोइल कैन alluvial plain of north in India and coastal plain have a higher density of population. Next है, on the other hand, the area with less fertile soil like part of Madhya Pradesh, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ हैव लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो सोइल है वो काफ़ी कम फर्टाइल है. फर्टाइल मतलब जिसमें कम उपज हो सकती है. ऐसे एरिया में थोड़ी कम पॉपुलेशन होती है. ठीक है, ये पॉइंट अलग दिया गया है बट ये पॉइंट है नहीं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इसके अंदर हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसाइड्स इन द एरिया हैविंग इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ वाले एरिया में काफ़ी लोग रहते हैं. दे ऑल्सो लाइक टू लाइव इन अर्बन एरिया, टाउन्स एंड सिटीज़. और वो रहना पसंद करते हैं अर्बन एरिया में, टाउन्स में एंड सिटीज़ में. द एरिया विच आर रिच इन मिनरल रिसोर्स अट्रैक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन. जहाँ पे ज़्यादा मिनरल रिसोर्स का से अच्छा होगा, रिच होगा, उस एरिया में लार्ज पॉपुलेशन होगा. दिस झारखंड इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. इसलिए झारखंड जो है काफ़ी ज़्यादा डेंसली मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है. तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का ही थोड़ा सा और पढ़ते हैं. झारखंड इज़ डेंस पॉपुलेशन था और आगे है बिकॉज दिस एरिया सपोर्ट सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ऑफर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. और मतलब कि झारखंड में क्यों है इतने ज़्यादा लोग, क्यों एरिया वहाँ की उस एरिया में क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं. ठीक है. द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर बेटर इन द एरिया. In these area, all large cities of India like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata and many more have a high density of population. ठीक है. जितने भी लार्ज सिटीज़ हैं अभी जब मैंने नाम लिया उन सब में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़्यादा मिलती हैं. नेक्स्ट है बिकॉज दीज एरिया सपोर्ट सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ऑफर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. पढ़ चुके हैं. The education and health facility are better in these area. All large cities of India like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata and many more have a high density population. जहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ बेटर है इन एरियाज़ में और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है. मतलब कि देख रहे हैं आप लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं जहाँ पे उनको सुविधा मिल रही है, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ पे उनको एक अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है. ठीक है. और जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है. ठीक है. तो इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इस टॉपिक में क्या है पढ़ते हैं. इंडिया हैज़ बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड अदर पब्लिक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैन अदर पार्ट्स. कहते हैं कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी अच्छी है. This area of the northern plain are very well connected, whereas northern eastern area have comparatively poor connectivity. कहते हैं कि जो एरिया ऐसे हैं नदर्न प्लेन जो है वो काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, जबकि नदर्न ईस्टर्न एरिया जो है वो कंपैरेटिवली पुअर कनेक्टिविटी है. मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है. Next, all these area where the public facility are well developed have a comparatively higher density of population. These places of cultural and religious significance are also densely populated. तो इन एरियाज़ में क्या है पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो वेल डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप्ड है. ठीक है. कंपैरेटिवली जो हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं उसके मुकाबले. और इस प्लेसेस पे कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अच्छा, इसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना आप एक बार बुक जो इस चैप्टर को एक बार PDF को खोल कर देखिएगा. सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ से बुक से लिए हैं, आपको एक भी टॉपिक इधर उधर से नहीं मिलेगा.
ठीक है, एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द पॉपुलेशन of an area for a point of time. The change can be in terms of population growth or population negatively growth. The population of world still growing, and then there are countries there where it is declining. If the population growth has faster rate, it goes into a imbalance between population of growth and resource of the country. कहते हैं ग्रोथ और पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम अपना ग्रोथ देखते हैं और ये देखते हैं कि जैसे कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारे इंडिया में क्या है 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ है इन 10 साल में। और चेंज ऑफ टर्म ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन नेगेटिवली ग्रोथ, कहते हैं कि कहीं कहीं पे पॉपुलेशन नेगेटिवली ग्रोथ हो जाता है, वो एसेट ना होकर वो लाइबिलिटी हो जाती है कंट्री के लिए ज़्यादा पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज स्टिल ग्रोइंग, अभी भी धीरे धीरे दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है ये पॉपुलेशन पूरे देश में। एंड देन देयर आर कंट्रीज वेयर इट इज़ डिक्लाइनिंग, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ डिक्लाइन भी हो रहा है। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज फास्टर रेट इट गोज इनटू इम्बैलेंस बिटवीन, कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन रेट अगर इस तरीके से फास्टर रेट से बढ़ता गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। That situation has an adverse impact on the quality of human resource. The Indian population has been growing for long, from a population of 238 million in the year 1901 में 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 238, मतलब कि 238 मिलियन। इंक्रीज़ होके ये हो गया 2001 में जो लास्ट सेंसस हुआ था हमारे कंट्री में, इंक्रीज़ होके 1028 मिलियन हो गया है। और अभी जो कि 2024 चल रहा है, अभी पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ मोर दैन 4 टाइम्स विद इन अ स्पैन ऑफ अ कंट्री। कहते हैं कि जो जिस रेट से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ रही है अदर कंट्री से। ऑन द अदर हैंड there are countries western Europe where the population is declining. western Europe के साइड वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन हो रही है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी चैप्टर मतलब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बाद अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये भी उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। Birth rate refers to the number of births per thousand of the population in a given year under a particular territory is called crude birth rate। मतलब कि 1000 लोग में जितना बच्चे को पैदा किया है उसको बोलते हैं, एक साल के अंदर 1000 लोग ने जितने बच्चे को जन्म दिया है उसको बोलते हैं हम बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ death per thousand of population in a given year under a particular territory is called crude death rate। death rate का मतलब होता है एक किसी एरिया में एक साल के अंदर 1000 लोगों में से जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, पर 1000 लोगों में जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उसको बोलते हैं डेथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है वो डिफरेंस होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट का। देयरफॉर नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट में से माइनस कर देंगे डेथ रेट, तो इसको नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है। नेक्स्ट है in the beginning of the 20th century the population of India has been increasing in absolute numbers except during 1921 when there was a decline in absolute number। 20th century में population of India increase हो रहा था, जबकि 1921 में 1921 में there was a decline in absolute number, यहाँ पर decline हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आफ्टर
2021, there has been a continuously rising trend, hence the census year of 1921 is called the year of the Great Divide. देखो 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन इंडिया की इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है, जो कि 1921 में ये डिक्लाइन हो गया, लेकिन 1921 के बाद ये दिन पर दिन इनकी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो बढ़ती ही जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा और इस टॉपिक में थोड़ा सा और पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट है द डेथ रेट अलॉन्ग विद द बर्थ रेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस 1921, ठीक है। द डेथ रेट जो है डेथ रेट अलॉन्ग विद द बर्थ रेट हैज़ बीन डिक्लाइन 1921, however the decline in the death rate was faster than the birth rate। कहते हैं कि जो डेथ रेट है वो 1921 के बाद कम होता गया और 1921 के बाद बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होता गया। Hence the gap between birth rate and death rate has been widening, leading to an increase of population। अगर बच्चे मतलब कि जन्म ज़्यादा ले रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही। द डिकेडल ग्रोथ रेट हैज़ डिक्लाइंड मार्जिनली बिटवीन 1981 and 1991 and again between 1991 to 2001। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है? द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, रूरल, अर्बन और लिटरेसी स्टेटस। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसका मतलब किसी भी पर्सन का एज उस क्या है, वो मतलब मेल है, फीमेल है, रूरल एरिया में रहता है या अर्बन एरिया में रहता है, मतलब उसका पूरे स्टेटस से, ठीक है। एज कॉम्पोजिशन हैज़ सिग्निफिकेंट implication for the current and future development of a country। Next है the population has been traditionally divided into 3 broad age group। जो population है वो divided है 0 से लेके 14 साल के बच्चों का एक अलग ग्रुप है। adults का जो ग्रुप है वो 15 से 60 ईयर्स के जो भी हैं वो adults में आते हैं। एंड ओल्ड आते हैं 60 साल के बाद, जितने भी लोग हैं वो सारे ओल्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। तो आगे इसी टॉपिक का थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द चाइल्ड पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग एंड पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट हैज़ बीन इंक्रीज सिंस 1971। चाइल्ड पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ एंड पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट्स जो 15 से 60 साल के जो लोग हैं, ठीक है, वो बढ़ा 1971 में। हाउएवर द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड भी ज़्यादा थे, दस द शेयर ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। इस टॉपिक में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख भी लिया है, इतना कुछ आपको समझना नहीं है, आप 10th क्लास में हैं। थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक में से आप समझ लीजिए, वही काफ़ी रहेगा, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने इस चैप्टर को बहुत छोटा करने की कोशिश की है। आप एक बार PDF देख लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूँ, कुछ भी छोड़ूँ ना जो कि ज़रूरी है आपके लिए। तो वही करते करते में ये वीडियो लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हाईलाइट्स एज अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन ग्रुप विच रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। – 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी जिसमें अंडर सर्व पॉपुलेशन ग्रुप जो कि स्पेशल अटेंशन पाने के लायक हैं उनके लिए ये बनाया गया। द फॉलोइंग आर वेरियस स्ट्रेटजीज डिस्क्राइब बाय द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड social changes and development that take place during adolescence। ये टॉप पॉइंट नहीं है। To develop the needed life skill to empower them to avoid risky situations and to attain
sound physical, mental, and social health, to provide food supplements and nutritional services, and make available the needed people and counseling service available to them. Sex composition is a very significant indicator for the quality of the population of a country as a human resource. क्या करें, इस टॉपिक को तो हमने लिख लिया है, बट ये टॉपिक कुछ ज़्यादा दे रखा है, और ये टॉपिक ऐसे दे रखा था ना कि पूरे उसमें से मतलब बीच में से निकाला है मैंने इसको. तो वही है ऐसे लोग जिनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके फूड पे, उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी काउंसलिंग करते हैं. ठीक है, अब ये सब इसलिए करते हैं कि उनकी स्किल एंड पावर इम्प्रूव हो, रिस्क को हम अवॉइड करें, फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ पे ध्यान देते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं. सेक्स रेशियो इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, पर 1000 लोगों पे, आदमी पे कितने फीमेल्स हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. पढ़ते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रीवेलिंग इक्वलिटी between males and females at the given point of time. The sex ratio has always remained unfavorable to females, and the matters of concern is that has been declining. कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि पर 1000 लोगों की संख्या ऑलवेज ज़्यादा रहती है और फीमेल्स कम होती हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन ईयर 1901 में देयर वर 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया. 972 फीमेल्स थी ओनली 1000 मेल्स पे इंडिया में, जो कि 2001 में ये कम हो गया ना. 2001 में ये 973 हो गया. द सेक्स रेशियो इस 0 से 6 साल के बच्चों में ये इंक्रीज़ हुआ. इन द 1991 एंड 2001 सेंसस रिपोर्ट्स शोड सम improvement in overall sex ratio, and then sex ratio 0 to 6 year population has decreased sharply. 1991 and 2001 के सेंसस में ये रिपोर्ट मिला कि ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है 0 to 6 ईयर्स के पॉपुलेशन जो है डिक्रीज़ हो रहा है शार्पली. केरला, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप वेयर द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ द tune with the overall sex ratio. Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Punjab and Uttarakhand and the Union Territories of Chandigarh and National Capital Region of Delhi are the worst affected region. यहाँ पे जो वो थी वो कम थी, जबकि इन एरियाज़ में ठीक था थोड़ा. अब हमारा आता है रूरल कॉम्पोजिशन. इंडिया हैज़ बीन लैंड ऑफ फार्मर्स एंड अ कंट्री ऑफ विलेजेस. एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, 9 out of 10 person used to live in villages. 20th century में 10 में से 9 लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते थे. मोर देन ऑफ आवर पॉपुलेशन स्टिल लाइव इन रूरल एरिया. अभी भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती हैं. द कंडीशन फॉर अर्बन एरिया आर 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन नॉन एग्रीकल्चर वर्क. जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, वो नॉन एग्रीकल्चर जो वर्क है उससे रिलेटेड काम करते हैं. ठीक है. द डेंसिटी इज़ नॉट लेस देन 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और डेंसिटी 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. शुड हैव अ म्यूनसिपैलिटी, टाउन, आ एरिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिटरेसी. कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, पर चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा है ना, सब कुछ कवर करने को मैंने सोचा तो इतना ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया. लिटरेसी पढ़ते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज पर्सन एज्ड 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज इज इट ट्रीटेड एज लिटरेट. ऐसे बच्चे या फिर बड़े 7 साल या 7 साल से ऊपर के जितने भी हैं वो पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो वो लिटरेट माने जाएंगे. लिटरेसी रेट इन आर इंडिया वॉज 18.33% इन 1951. 1951 में इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो 18.33% थी. हाउएवर इट हैज़ इंक्रीज टू
65.37% इन 2001 में ये लिटरेसी रेट जो है बढ़ के 65.37% हो गई। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट फॉलोड बाय मिज़ोरम जो कि है 88.49%। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जो कि 90.86% है, वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। एंड मिज़ोरम में है 88.49%, लक्षद्वीप में है 87.52%। द लिटरेसी रेट इज जनरल इज़ लोअर अमंग फीमेल एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो हर जगह पे लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल्स की कम रही है अगर मेल से तुलना करें तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट पॉपुलेशन प्रोग्राम इन 1952 emphasizing फैमिली प्लानिंग। द एम ऑफ प्रोग्राम वॉज रिड्यूस बर्थ रेट। बर्थ रेट को रिड्यूस करने के लिए फैमिली प्लानिंग है ना, हम दो हमारे दो, ये वाला 1952 में अडॉप्ट किया गया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 में आया, 2000 साल में। द ऑब्जेक्टिव of economic and social development is to improve the quality of lives that people lead, to enhance their well-being and to provide the opportunity and choices to become productive asset in the society. The long-term target in the society is achieve a stable population by 2045 with the sustainable development growth, social development and environmental protection. Stable population emphasizes the balance between birth rate and death rate, रीडिंग ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट को जनरली इसमें क्या करें, बैलेंस करने के लिए बताया गया है, ठीक है। और ऐसे कि पॉपुलेशन जो है असेट बने कंट्री के लिए, असेट एज ए रिसोर्स बने, ना कि लाइबिलिटी, मतलब कि कंट्री पर बोझ ना बने, ठीक है। ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए जो काम करे, ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया में क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, इट गिव्स एम्फेसिस इन एम्पावरिंग द वुमेन एंड ब्राइटनिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल इन दियर लाइफ, starting from home, locality, region, state or national level. The objective is to facilitate the advancement, development and empowerment of people, of women, and the eliminate all forms of discrimination. It will also ensure their active participation in all spheres of life and activities. कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया मतलब कि वुमेन को सेम दर्जा दिया जाए, सेम काम करने का उनको मौका दिया जाए, ठीक है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकेलिटी पे, या फिर अपने होम में या फिर अपने घर में, हर टाइम के डिसीजन मेकिंग में उनका योगदान हो, उनके एडवांसमेंट में, उनके डेवलपमेंट में, उनके एम्पावरमेंट में, ठीक है। वुमेंस के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है सबको ख़त्म करना, एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट जितने भी स्पेयर्स हैं, हर एक उसमें क्या कहते हैं, हर एक दिशा में उसको आगे करें, ठीक है। तो ये था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट बड़ी मुश्किल से, और बहुत बड़ा चैप्टर था। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम पढ़े हैं उन सब में बड़ा यही था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ जो टॉपिक्स थे उसको मैंने थोड़ा कम समझाया है, और क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो ज़रूरी है, और जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ जितना समझाया है उतना ही अगर आप समझ लेंगे तो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको समझ में आता है और आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार साबित हुई है ये वीडियो, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।